हेलो सो माय डियर लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी हो। कैसे चल रही है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी। देखिए, आपको तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं कक्षा 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 से 14 के बीच 3 नंबर वाले सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जितने मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो में देखिए मैं जितने भी प्रश्न और उत्तर बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस में बहुत बार पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, हम बिना समय को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है, इसके नियम को लिखिए। फ्रेंड्स देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो कि देखिए फिजिक्स के अंतर्गत बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यह आने वाला। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम लिखे। तो चलिए मैं इसके आप लोग के उत्तर भी लिखा हूँ, आप लोग बस इसको पढ़ते रहिए। अब जब मैं स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से इसको ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, बट मैं आप लोग को देखिए इसको समझाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम, देखिए क्या करा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करता है, तो यह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम, देखिए पारदर्शिक माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश मतलब कि चला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, क्या करा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जो इसकी प्रकाश का जो अपवर्तन था, जिसकी जो परिभाषा था हो गया। और आइए हम इसको नियम भी देख रहे थे। देखिए प्लस मैं एक चित्र बनाऊं, देखिए चित्र के हिसाब से आप लोग को देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, देखिए एक पारदर्शिक माध्यम हो गया। ठीक है, देखिए एक पारदर्शिक माध्यम होगा, एक यह अभिलंब हो गया। ठीक है, अभिलंब हो गया। जब देखिए आने वाली जब आपतित किरण, जब मतलब कि जब उसको हम बोलते हैं, जब आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो क्या होता है, देखिए अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, मतलब थोड़ा सा विचलित हो गई है। ठीक है, इसको हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। देखिए जाने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित कहते हैं। देखिए यही इसकी घटना है कि जब प्रकाश एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होती है। देखिए यह अभिलंब है, इससे क्या हो गया, यह विचलित हो गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलिए चलते हैं इसके नियम पर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसका हम लोग नियम भी बता दे रहे हैं। देखिए नियम क्या होता है, देखिए आपतित, देखिए प्रथम इसके देखिए दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। देखिए प्रथम नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब देखिए आपतित किरण, अभिलंब और क्या बोलते हैं कि इसके बाद अपवर्तित किरण, सब क्या है कि एक ही तल में है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसकी अपवर्तन की देखिए प्रथम नियम। देखिए द्वितीय नियम क्या है, देखिए फ्रेंड्स द्वितीय नियम क्या है, देखिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य अथवा रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए कभी कभार आपको देखिए स्नेल का नियम भी पूछ लिया जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए क्या करा है कि जब आपतन कोण, देखिए आपतन कोण कहाँ बनता है, देखिए आपतित किरण और विलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और क्या करा है कि देखिए अपवर्तन कोण, देखिए एक बोला अपवर्तन कोण, देखिए अविलंब तथा के अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब जो ज्या बोला, ज्या का मतलब कि साइन होता है। देखिए क्या करा है कि देखिए अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आई, इसके बाद अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का जो अनुपात होता है, नियत होता है। अनुपात का मतलब कि बटे होता है। देखिए साइन आई बटे के साइन आर बराबर की यन, इसको हम देखिए जो यह नियम है ना, देखिए यह स्नेल का नियम है। ठीक है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। देखिए इससे द्वितीय नियम से आपको स्नेल का नियम भी पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, चलिए इसको हम लोग को बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, समझाइए। फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रकाशिक तंतु बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रकाश तंतु क्या होते हैं, इसको समझे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए आपके सामने देखिए उत्तर आ चुका है। देखिए क्या करा है कि जब प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आप लोग समझ रहे हैं। देखिए
मैं इसके अगले वीडियो में आप लोग देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे एक प्रश्न बनाऊँ, ठीक है, तभी आप लोग बस इसको समझिए कि मतलब प्रकाशिक तंतु। एक चीज़ और देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक पर आधारित एक ऐसी युक्ति है। देखिए प्रकाशिक तंतु क्या होता है, आप लोग देखेंगे जो पोल वगैरह में जो लाइट लगी होती है जो मतलब जलती है, या मेले वगैरह मतलब कि अंदर वो लाइट होती है और पोल में लगे थे वो मतलब जलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। मतलब जो प्रकाश करके एक तंतु जैसा हो, मतलब एक सर्कल जैसा हो, ठीक है। क्या करा है कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते हैं, ठीक है। समझ जाएगा। देखिए आप लोग इसमें देखिए दो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है और प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग लिख दीजिए। देखिए प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक घटना पर आधारित है और यह वह युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को, मतलब कि प्रकाश के जो सिग्नल मतलब कि प्रकाश को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से उसको अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु बोलते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही मोस्ट महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए मैं भाई जितने भी क्वेश्चन लिखा हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आप अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आवश्यक शर्तें लिखिए। देखिए परीक्षा की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं और इसकी क्या शर्तें हैं। तो सर्वप्रथम देखिए आप लोग को, देखिए मैं चित्र एक बना रहा हूँ। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं एक 3 डॉट मतलब किया, फिर एक सर्कल बना रहा हूँ जिसको मतलब किया या क्या फ्रेंड्स, मान के चलिए कि एक सीधी रेखा है, ठीक है। देखिए पूर्ण आंतरिक यह प्रश्न है, ठीक है। जब मतलब कि क्या होता है, देखिए अपवर्तन के देखिए क्या होता है, अविलंब होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यह आपतित किरण, इसको हम बोलते हैं। जब आपतित किरण आती है तो क्या होती है, जब मतलब कि इसको हम सघन बोल सकते हैं, सघन, और इसको क्या बोल सकते हैं, विरल। देखिए क्या करा है, विरल, ठीक है। देखिए अब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज़ पता होगा। देखिए यह विलंब है, ये आपतित किरण। देखिए जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, अविलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। मतलब कि यह ऐसे आ रही है तो यह अविलंब से दूर हो जाती है, मतलब यह दूरी हटा के नहीं, ठीक है। यहाँ पर जैसे आई कोण है, ठीक है। आप लोग देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा मतलब क्या बना रहे हैं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक एक चीज़ में देखिए परिभाषा भी बताऊंगा और आप लोग को देखिए इसकी पी सी जो है कि चित्र द्वारा भी आप लोग समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यह दूर हट गई कि नहीं, जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में आती है तब विलंब से क्या होती है, सदैव दूर हट जाती है। अब देखिए एक चित्र और मैं बना रहा हूँ। देखिए विलंब हो गया, ठीक है। यह विलंब होगा जिसकी जो कोण था ना थोड़ा मैं अधिक करता हूँ, मतलब कि ये इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। देखिए जब जो मतलब कि आपतन कोण जब को मान अधिक हुआ तो क्या हुआ, यह सीधा हो गया, ठीक है। यह मतलब इसका जो कोण बन गया कितना हो गया, यह 90 अंश बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपतन कोण को मैं और अधिक करता हूँ। देखिए यह विलंब हो गया, ठीक है। आपतन कोण को मैं मान के कि यह थोड़ा कम था, इसके बाद और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, मतलब कि यह इस तरह, ठीक है। तो यह क्या होता है, देखिए यही में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही देखिए डेरिवेशन है। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब यह किरण मतलब कि आपतित किरण आती है, जब इसका आपतन कोण मतलब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि मतलब यह कोण ना परावर्तित होकर उसी दिशा मतलब कि यह लौट जाती है, ठीक है। क्या होती है, प्रकाश उसी दिशा में लौट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। देखिए जो एक चीज़ आपको समझे होंगे, देखिए जो 90 अंश बोलता है इसको हम क्रांतिक कोण भी कहते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब देखिए आपतन कोण का क्या परिभाषा हो गया, देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करा है, देखिए जब सघन माध्यम से बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, देखिए जब क्या करा है कि जब सघन माध्यम से कोई बने आपतन कोण, देखिए ये आपतन कोण है और यह क्रांतिक कोण मतलब कि 90 अंश से अधिक के मान से अधिक हो जाए, मतलब कि आई वाला जो कोण है मतलब आपको आपतन कोण अधिक हो जाए, किससे, यह आप मतलब कि अधिक हो गया क्रांतिक कोण को हम सी से दर्शाते हैं। कहने का मतलब कि देखिए जो आपतन कोण की मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश देखिए उसके मतलब कि विरल माध्यम के जाने के पश्चात क्या होता है, यह सघन माध्यम में वापस अपवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए
आप लोग इसके चित्र द्वारा समझ चुके होंगे। देखिए देखिए सघन माध्यम का बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए क्रांतिक कोण के मान से वो अधिक हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं और प्रकाश, मतलब कि विरल माध्यम आने की बजाय क्या होता है, यह सघन माध्यम उसी दिशा में यह क्या होती है लौट जाती है, मतलब कि पहले माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है कि सघन माध्यम का बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन मतलब कि अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण के। देखिए सघन माध्यम को बना वो आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है, विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं। इसका हम क्या कहते हैं सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें से दो आपको क्वेश्चन बता, देखिए क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए हम देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का देखिए क्या परिभाषा होता है। देखिए क्या कहना है कि जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण, देखिए ये जब सघन माध्यम में, देखिए इसको हम सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, देखिए क्रांतिक कोण का मतलब कि क्या होता है सी मतलब कि 90 अंश, 90 अंश से अधिक हो तथा प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम, देखिए अब पहला माध्यम या दूसरे माध्यम, ठीक है, तो दूसरे माध्यम जाने के बजाय अपवर्तित होकर उसी मतलब कि इस माध्यम में वो वापस लौट जाती है, मतलब कि उसी माध्यम क्या होती है वो वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग को जो समझाने की कोशिश किया हूँ आप लोग को समझ में आया कि नहीं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, देखिए मैं चित्र द्वारा भी आप लोग समझाऊँ, इसके बाद यही आपको देखिए परिभाषा था। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चलते हैं इसके देखिए कुछ आवश्यक शर्तें भी क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नियम निम्नलिखित है। पहला नियम क्या है, देखिए इसमें दो ही नियम है, तो दो नियम आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। देखिए प्रकाश, देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाया जा सकता है, मतलब कि जो प्रकाश है ना तो सघन माध्यम से क्या होती है विरल माध्यम में जा सकता है, तभी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए जब ये पारदर्शिक माध्यम जब सघन माध्यम से प्रकाश आ रही है तो विरल माध्यम में आ ही जा रही है। ठीक है, तो इसके देखिए ऐसा शर्त है, आप लोग देखिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग को अगर समझ गए होंगे तो पेपर में किसी तरह आप बना भी लिख देंगे, इसके बारे में आपको पता रहेगा तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए जो मैं सेम लिखा हूँ ये आप लोग लिखिए, बट आप लोग को देखिए अगर समझ में आ गया तो किसी प्रकार भी लिखिए, बस कहने का मतलब वही रहेगा तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, देखिए दूसरा नियम इसकी क्या है कि अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। देखिए अपवर्तन कोण का मतलब कि आई मान और क्रांतिक कोण मतलब कि 90 अंश से मान से अधिक हो तभी पूरा आंतरिक परावर्तन बनते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और आप लोग को बताते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और मतलब देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, मतलब कि चौथा क्वेश्चन, तरंगाग्र किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत की आवृत्ति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, मतलब कि कितने भागों में बांटा गया। देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को देखिए बताना चाह रहा हूँ, देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं। सर्वप्रथम देखिए आप लोग को क्या इसको बोलते हैं कि आप लोग को देखिए मैं इसको देखिए इसे बस क्या बोलते हैं इसको देखिए हम चित्र द्वारा समझाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम आपको चित्र द्वारा समझाते हैं। देखिए तरंगाग्र किसे कहते हैं, देखिए आप लोग को देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा बता दे रहा हूँ। देखिए तरंगों की आगे की ज्यामितीय आकृति को हम तरंगाग्र कहते हैं। देखिए आप देखिए कोई भी यूट्यूब पे या मतलब कोई क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो तरंगाग्र की बहुत ज़्यादा मतलब कि लंबा चौड़ा क्या उसको बोलते हैं कि उत्तर दिया जाएगा, बट उतना आप लोग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन है तो 3 नंबर में कितने लिखूंगा, मेरे समय की भी बचत हो जाए और अच्छे से मैं लिख भी पाऊँ। देखिए क्या कहना है कि तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। देखिए जब तरंगाग्र मतलब चलता है क्या होता है, मतलब ये क्या होती है इसकी आकृति बनती है। ठीक है, तरंगाग्र का मतलब यह प्रकाश जब चलती है तो क्या होती है इसकी जो आगे की ज्यामिति बोलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो जब ज्यामिति बनती है फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, तरंगाग्र बोलते हैं। मतलब कि क्या कहना है कि जब प्रकाश तरंगों के आगे की जो ज्यामिति मतलब कि जो ज्यामिति बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं तरंगाग्र कहते हैं। बस इसकी यही परिभाषा है। और आप लोग देखिए इसको एक पेज में लिखिए या एक लाइन में लिखिए, बट आपको 3 नंबर की क्वेश्चन है तो आप लोग को बस उतना ही लिखना है जितना आप लोग को आवश्यकता है। देखिए तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, इसके देखिए कितने प्रकार होते हैं वो भी मैं देख लेता हूँ, फिर आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको हम चलते हैं इसकी प्रकार पर। ठीक है, चलिए इसके हम प्रकार भी देख लेते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला गोली तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा क्या है समतल तरंगाग्र। चलिए हम एक एक लोग को एक एक चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। देखिए पहला गोली तरंगाग्र किसे कहते हैं। ठीक है,
यदि प्रकाश स्रोत बेलनाकार हो, ये कहने का मतलब कि गोली होती है ऑटोमेटिक क्या होती है गोलाकार हो, ठीक है। गोलाकार मतलब कि ये गोल हो, ठीक है, होता है तो उसमें निकलने वाली ज्यामितीय आकृति इसे गोली तरंगाग कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या कर रेफरेंस, देखिए मैं गोली तरंगाग को आप लोग समझा रहा हूँ। पहला देखिए क्या है कि गोली तरंगाग, ठीक है। इसके देखिए आप लोग परिभाषा से आप लोग नहीं समझ जाएगा, बट इसको मैं समझाऊंगा जब चित्र द्वारा। देखिए मुझे चित्र से समझाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग समझ जाएंगे तो मुझे मेरी मेहनत भी अच्छी चली जाएगी। देखिए क्या करा है कि यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, देखिए जब क्या करा है फ्रेंड्स, जब प्रकाश स्रोत क्या हो गोलाकार हो, मतलब कि जब यह तरंग ज्यामिति जब सूत्र बनता है, देखिए चित्र बनता है, ठीक है, तो जब प्रकाश देखिए चलती है तो क्या होती है, गोलाकार होती है, ठीक है। यह जब प्रकाश की जो आकृति क्या होती है, गोलाकार होती है। मतलब कहने का मतलब कि यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता हो तो उसमें से निकलने वाली ज्यामिति, देखिए प्रकाश स्रोत क्या हो, गोलाकार हो, इसमें से जब आपको ज्यामिति मतलब कि जब किरण निकलेगी तभी क्या होगी, गोलाकार होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, गोली तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग समझ में गए होंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब कि बेलनाकार तरंगाग्र किसे कहते हैं। देखिए ये भी बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा है कि यदि देखिए बेलनाकार मतलब कि जो बेलन के आकार का हो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार बोलते हैं। मतलब यदि प्रकाश स्रोत रेखी हो तो निकलने वाली तरंगों की ज्यामिति आकृति बेलनाकार होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंगाकार। तो मतलब सीधी सी बात कि बेलनाकार उसकी ज्यामिति हो, तो बेलनाकार मतलब आप समझ रहे हैं बेलनाकार कैसा होता है। जिसे आप लोग देखिए इस तरह से आप बनाएंगे, देखिए बेलनाकार, ठीक है। देखिए मुझे थोड़ा इसकी जो चित्र बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट आप लोग को मैं समझाने के लिए तो बना ही सकता हूँ। देखिए क्या करा है कि जब इसकी प्रकाश देखिए जब निकलती है तो इसकी ज्यामिति क्या होती है, बेलनाकार होती है। देखिए जब यह प्रकाश निकल रही है तो इसकी ज्यामिति क्या हो जा रही है फ्रेंड्स, बेलनाकार है। बस आप लोग इतना ही मतलब इसको बस समझना है कि जब प्रकाश जब निकल रही है तो इसकी ज्यामिति किस टाइप से बन जा रही है, बेलनाकार, बेलनाकार के रूप में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समतल तरंगाग्र। देखिए समतल का मतलब क्या होता है, जो मतलब बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि स्रोत से निकलने वाली कोई भी स्रोत से, देखिए स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है। ऐसी स्थिति में बनने वाली तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। मतलब कहने का मतलब देखिए समतल तरंगाग्र, इसका आप लोग समझ गए। देखिए स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है। ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को हम क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए मैं इसकी चित्र बनाऊँ, आप लोग देखिए चित्र द्वारा आप लोग को समझाऊंगा कि समतल तरंगाग्र क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यह समतल तरंगाग्र हो गया। देखिए मैं 3 बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको बस समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। देखिए समतल तरंगाग्र क्या होता है, जब क्या करा है कि जब स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र, मतलब जब यह प्रकाश चलती है, देखिए प्रकाश जब यह आती है तो क्या होती है, इसको मतलब इसमें से ये जिसकी दूरी के साथ बढ़ के क्या होती है, निकल जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र बोलते हैं। मतलब कि कहने का मतलब कि देखिए समतल मतलब कि समांतर में क्या होती है, इसकी प्रकाश किरण क्या होती है, चलने लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आप लोग इसके साथ ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिकरण क्या होते हैं, व्यक्तिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब यह प्रश्न है कि व्यक्तिकरण क्या होते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। देखिए व्यक्तिकरण का आप लोग को देखिए मैं एक चीज़ मतलब इसकी परिभाषा में से बता रहा हूँ। देखिए जब इसके देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, सर्वप्रथम आपको देखिए चित्र बना रहा हूँ, चित्र द्वारा आप लोग को समझाऊंगा। देखिए व्यक्तिकरण क्या मतलब, देखिए एक सीधी या जोड़ रेखा हो गया, इसके जब प्रकाश मतलब कि चलती है तो यह टेढ़ी मेढ़ी से चलती है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी भी प्रकाश चलती है। देखिए इसके परिभाषा के अनुसार यह बना है। मतलब कहने का मतलब देखिए आपका देखिए चित्र होगा। देखिए व्यक्तिकरण क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, देखिए क्या होता है कि दो या दो से अधिक, मतलब कि दो आपको होनी चाहिए, दो से अधिक हो जाए चलेगा बट आपको कम से कम दो होनी चाहिए। मतलब क्या करा है कि जब दो या दो से अधिक समान आकृति की तरंगों एक साथ दिशा में, देखिए एक साथ मतलब यह दिशा में क्या होती है, संचित होती है, अध्यारोपित होते हैं, इस घटना को हम व्यक्तिकरण कहते हैं। कहने का मतलब है देखिए
दो या दो से अधिक मतलब दो आवेगी जब एक ही दिशा में चलती हैं तो इसके जो इसको अध्यारोपित होती है, मतलब जब यह मिलती रहती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिकरण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्तिकरण देखिए बस आपको यही सूत्र है, मतलब इसी परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों एक साथ एक ही दिशा में संचित होती हैं तो अध्यारोपित के कारण इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम शर्तें भी देख लेते हैं। देखिए व्यक्तिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है, पहला कि प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, और दूसरा कि दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, और तीसरा क्या इसकी आवश्यक शर्त है कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए यह आवश्यक शर्तें थे। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखिए जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो, और एक साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक मोस्ट महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए।